जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोगों का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम लोग जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत के नाम से। राजनीतिक सिद्धांत के नाम से हम लोग जानेंगे, और ये क्लासेस जो होंगे राजनीतिक सिद्धांत में, ये साथियों आप लोगों के टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर, इन सभी एग्ज़ामों को कवर कराएंगे। साथियों बिल्कुल ध्यान लगा करके पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल नोट्स बनाइएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा साथियों, जिससे कि आप लोगों की तैयारी में बहुत ज़्यादा लाभदायक हो। और आप सभी लोगों के लिए आज जो पहली क्लास हो रही है वो नव वर्ष के दिन हो रही है, तो आप सभी लोगों के लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा लक्ष्य पहला रहेगा साथियों, 2025 में हम लोग अपने मुकाम को पा जाएं। तो साथियों बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा राजनीतिक सिद्धांत में, वो क्या रहेगा? पहला चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 1, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र, उपागम तथा पद्धतियाँ। चलिए लिखिए, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या रहेगा? राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, उपागम, क्षेत्र तथा पद्धतियाँ, ये हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर 1। चलिए साथियों, तो जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत कितने शब्दों से मिलकर के बना है? तो 2 शब्दों से मिलकर के बना है साथियों। राजनीतिक जो सिद्धांत है, लिखते रहिएगा, राजनीतिक जो सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत कितने शब्दों से मिलकर के बना है? तो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला राजनीति, राजनीति प्लस सिद्धांत, प्लस सिद्धांत। तो ये 2 शब्दों से मिलकर के बना। ये जो राजनीति है, इसका अर्थ होता है सार्वजनिक कल्याण के विषय में किया गया कार्य। राजनीति का क्या अर्थ है? कि सार्वजनिक कल्याण के विषय में किया गया कार्य। सार्वजनिक कल्याण के विषय में लिखिएगा साथियों, सार्वजनिक कल्याण के विषय में किया गया कार्य। सार्वजनिक कल्याण के विषय में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो सार्वजनिक विषय में, सार्वजनिक कल्याण के विषय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। सिद्धांत का क्या अर्थ है? सिद्धांत का अर्थ है क्रमबद्ध अध्ययन। क्या? क्रमबद्ध, क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन। तो ये इसका अर्थ है। यदि हम राजनीतिक सिद्धांत की शाब्दिक अर्थ की बात करें, राजनीतिक सिद्धांत का कैसा अर्थ? शाब्दिक अर्थ। कैसा अर्थ साथियों? शाब्दिक अर्थ की यदि मैं बात करूं तो क्या अर्थ हो सकता है शाब्दिक अर्थ इसका? तो लिखिए, सार्वजनिक कल्याण के विषय में किए गए कार्य का क्रमबद्ध अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। लिखिए, सार्वजनिक कल्याण के विषय में, सार्वजनिक कल्याण के विषय में, कल्याण के विषय में, विषय में किए गए कार्य का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है।
कहलाता है। तो मैंने आपको बताया कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो राजनीति, दूसरा है सिद्धांत। तो राजनीति जो है इसका अर्थ होता है कि सार्वजनिक कल्याण के विषय में किया गया कार्य। सार्वजनिक कल्याण के विषय में किए गए कार्य का क्या अर्थ होता है साथियों? चलिए, तो सार्वजनिक कल्याण के विषय में किए गए कार्य, किया गया कार्य, तो क्या है ये? राजनीति का अर्थ है। दूसरा मैंने आपको बताया सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है क्रमबद्ध अध्ययन किसी चीज का। इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या है शाब्दिक अर्थ? के सार्वजनिक कल्याण के विषय में किए गए कार्य का क्रमबद्ध अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। तो सार्वजनिक कल्याण के विषय में, बोलते रहिएगा, सार्वजनिक कल्याण के विषय में, सार्वजनिक कल्याण के विषय में किए गए कार्य का क्रमबद्ध अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। ये जो राजनीति है, राजनीति का संबंध किससे है साथियों? ये जो राजनीति है, राजनीति का संबंध किससे है? राजनीति का संबंध साथियों, आप जैसे जैसे मैं हेडिंग बना रहा हूं वैसे वैसे आप बनाते रहिएगा। राजनीति का संबंध किससे है? संबंध, तो राजनीति का जो संबंध है ये किससे है? वो सार्वजनिक जीवन से है। सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक जीवन से है। तो राजनीति का जो संबंध है वो किससे है? तो सार्वजनिक जीवन से है। किसका? राजनीति का संबंध। दूसरा प्रश्न उठता है यहां पर कि जो राजनीति है इसका केंद्रीय विषय क्या है? ये जो राजनीति है, राजनीति का केंद्रीय विषय, राजनीति का केंद्रीय विषय, राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? तो राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? राज्य है। क्या है भैया? राज्य है। राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? राज्य है। यदि कहा जाए तो कि यदि एक राज्य में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, मैंने आपको बताया कि राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? तो वो राज्य है। जितनी भी गतिविधियां होती हैं सब राज्य में होती हैं। यदि मैं कहना चाहूं कि एक राज्य में जितनी गतिविधियां होती हैं सब राजनीति कहलाती हैं, सब राजनीति कहलाती हैं, तो मैं क्या गलत हूं? मैं क्या गलत हूं साथियों? बिल्कुल नहीं, मैं आपसे सही कह रहा हूं। तो लिखिए, अर्थात एक राज्य में, एक राज्य के अंतर्गत लिखिए, अर्थात एक राज्य के अंतर्गत, एक राज्य के अंतर्गत जितनी गतिविधियां होती हैं, जितनी गतिविधियां होती हैं सब राजनीति कहलाती हैं, सब राजनीति कहलाती हैं। सब क्या कहलाती हैं? सब राजनीति कहलाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? तो राज्य है। अर्थात राज्य में ही गतिविधियां होती हैं और वह सब क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। तो राजनीति कहाँ होती है? राज्य में होती है। तो राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? राज्य। ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजनीति का केंद्रीय विषय क्या है? तो राज्य है। ऐसे ही मैंने आपको जब विचारक पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने आपसे पूछा था कि राजनीतिक चिंतन का मुख्य विषय क्या है? तो वो राज्य है। यानी कि राज्य के ऊपर चिंतक जो होता है वो चिंतन करता है। ये मैंने आपको बातें बताई हैं। ठीक है साथियों, ये मैंने आपको बातें बताई होंगी। इतनी बात आपको समझ में आई? आगे समझ में कि केंद्रीय विषय राजनीति का क्या है? वो राज्य है। और राज्य के, एक राज्य के अंतर्गत जितनी गतिविधियां होती हैं सब क्या कहलाती हैं? सब राजनीति कहलाती है। इतनी बात मैंने आपको साथियों बताई।
ये जो राज्य है, ये जो राज्य है, ये जो राज्य है, राज्य बनता किससे है? राज्य कैसे बनता है? तो साथियों राज्य समाज से बनता है। राज्य किससे बनता है? राज्य समाज से बनता है। राज्य समाज से बनता है। यदि मैं कहना चाहूं कि राजनीतिक रूप से संगठित समाज को हम राज्य कहते हैं, यदि मैं आपसे कहना चाहूं कि राजनीतिक रूप से संगठित समाज को राज्य कहते हैं, साथ ही मैं आपको बता दूं कि राज्य समाज से बनता है। राज्य किससे बनता है? यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, मैं अभी रफ कर रहा हूँ इसे कि राज्य किससे बनता है? तो राज्य समाज से बनता है। राज्य समाज से बनता है, अर्थात राजनीतिक रूप से संगठित समाज को राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। तो साथ ही मैंने आपको क्या बताया कि राज्य जो बनता है, राज्य किससे बनता है? वो समाज से राज्य बनता है, और राजनीतिक रूप से संगठित समाज को क्या बोलते हैं? हम राज्य बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले व्यक्ति समाज बनाते हैं, उसके बाद समाज से राज्य बनता है। जब समाज से राज्य बनता है तो समाज में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, साथियों, समाज में जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे वैसे राज्य में भी परिवर्तन आता है। जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन होगा वैसे वैसे हमारे राज्य में भी परिवर्तन होगा, और जैसे जैसे राज्य में परिवर्तन होगा वैसे वैसे राज्य की राजनीति में भी परिवर्तन होगा। साथियों, वैसे वैसे राज्य की राजनीति में भी परिवर्तन होगा, है ना? ये बात आपको समझ में आई? मैं ये जरा रफ कर दूं साथियों, क्योंकि आप लोगों को एक प्रकार से बोझ बन जाएगा, चमकेगा नहीं, फिर दिखेगा ही नहीं। जब दिखेगा ही नहीं तो लिखेगा क्या? जब दिखेगा ही नहीं तो लिखेगा क्या? चलिए साथियों, यहां लिखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि राज्य कैसे बनता है? राज्य समाज से बनता है, अर्थात राजनीतिक रूप से संगठित समाज को क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था साथियों, सबसे पहले जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों ने क्या बनाया? समाज बनाया। क्या बनाया? व्यक्तियों ने समाज बनाया, और इसी समाज से क्या बना? राज्य बना। इसी समाज से क्या बना? राज्य बना। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा था कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है, लिखिए साथियों, नोट डाल करके यहां पर आप लिख लीजिएगा कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है, समाज में परिवर्तन आता है, समाज में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे राज्य में भी परिवर्तन आता है। राज्य में भी परिवर्तन आता है, और जैसे जैसे राज्य में परिवर्तन आता है, जैसे जैसे राज्य में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे राज्य की राजनीति में भी परिवर्तन आता है। वैसे वैसे राज्य की
राज्य की राजनीति में भी परिवर्तन आता है। राज्य की राजनीति में भी परिवर्तन आता है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले व्यक्तियों ने समाज बनाया और समाज से क्या बना, राज्य बना। तो साथ ही जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है वैसे वैसे हमारे राज्य में भी परिवर्तन आता है। जैसे जैसे राज्य में परिवर्तन आता है वैसे वैसे हमारे राज्य की राजनीति में भी परिवर्तन आता है साथियों। जिस प्रकार से ये बदलेगा फिर इससे ये बदलेगा, राज्य में परिवर्तन आया तो राजनीति भी बदल जाएगी साथियों। राज्य की राजनीति भी बदल जाएगी। तो साथियों जैसे हमारा राज्य है, तो ये जो वर्तमान में हम जो राज्य देखते हैं वो आधुनिक काल की देन है। 16वीं शताब्दी में जो राज्य अस्तित्व में आया उसी को हम राष्ट्र राज्य या फिर वर्तमान राज्य के रूप में देखते हैं। लेकिन साथियों शुरुआत में जैसे राज्य के अगर हम विकास की बात करें, राज्य का विकास, राज्य के यदि हम विकास की बात करें, अभी मैं आपको बताऊंगा दूसरी यूनिट में, ठीक है, जिसमें दूसरी यूनिट का क्या नाम है, दूसरी यूनिट का नाम है कि राज्य का अर्थ और उसके निर्माणक तत्व। तो ये जो राज्य है, राज्य का विकास देखें तो सबसे पहले कौन सा था साथियों, सबसे पहले हमारा कबीला राज्य था। सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा कबीला राज्य था। कबीला राज्य के बाद क्या आया, हमारा प्राच्य साम्राज्य आया। क्या आया, प्राच्य साम्राज्य आया। प्राच्य साम्राज्य, ये इसे ही हम पूर्वी राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वी राज्य। उसके बाद यूनानी नगर राज्य आया। क्या आया, यूनानी नगर राज्य। यूनानी नगर राज्य आया, यूनानी नगर राज्य आया। उसके बाद हमारा कौन सा आया, रोमन साम्राज्य आया। कौन सा आया, रोमन साम्राज्य आया। रोमन साम्राज्य के बाद यदि मैं बात करूं तो कौन सा है, सामंती राज्य आया। कौन सा आया, सामंती राज्य आया। सामंती राज्य, और सामंती राज्य के बात करें बाद में तो कौन सा है, राष्ट्र राज्य आया। राष्ट्र राज्य आया, राष्ट्र राज्य, जिसे हम वर्तमान राज्य के नाम से भी जानते हैं, वर्तमान राज्य। ये किसकी देन है, तो ये 16वीं शताब्दी की देन है, 16वीं शताब्दी। और 16वीं शताब्दी से क्या आता है, हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल। तो ये जो राज्य है ये किसकी देन है, तो ये आधुनिक काल की देन है। तो राजनीतिक सिद्धांत का जो उदय हुआ, राजनीतिक सिद्धांत, यदि क्वेश्चन पूछ दे कि राजनीतिक सिद्धांत का उदय कब हुआ, यानी कि तो कब हुआ, आधुनिक काल में हुआ। कहाँ हुआ, कब हुआ, राजनीतिक सिद्धांत का उदय कब हुआ, तो साथियों 16वीं शताब्दी में आधुनिक काल में हुआ। इसका उदय कहाँ हुआ, उदय राजनीतिक सिद्धांत का उदय कहाँ हुआ, राजनीतिक सिद्धांत का उदय, राजनीतिक सिद्धांत का उदय, वो कहाँ हुआ, तो साथियों यह आधुनिक काल में हुआ। कहाँ हुआ, आधुनिक काल में हुआ, जब वर्तमान राज्य अस्तित्व में आया, जिसे हम राष्ट्र राज्य फिर राज्य राज्य कहते हैं, उसी समय। जो कब हुआ, 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में ये अस्तित्व में आया। और जब इसे क्या हुआ, राजनीतिक सिद्धांत का उदय हुआ। जब इसे क्या हुआ, राजनीतिक सिद्धांत का उदय हुआ साथियों, ठीक है। यदि बात करी जाए तो राजनीतिक सिद्धांत का जो उदय हुआ वो कहां पर हुआ, तो साथियों राजनीतिक सिद्धांत का जो उदय हुआ वो यूनान में हुआ। राजनीतिक सिद्धांत का जो उदय हुआ, का उदय जो हुआ कहाँ हुआ, यूनान में हुआ। कहाँ हुआ, यूनान में हुआ। और इसका जो विकास हुआ, इसका जो विकास हुआ वो कहाँ हुआ, वो यूरोप में हुआ। कहाँ हुआ, यूरोप में हुआ। तो आप लिख लीजिएगा कि राजनीतिक सिद्धांत का जो उदय हुआ, उदय कहाँ हुआ, तो उदय यूनान में हुआ। विकास कहाँ हुआ, तो यूरोप में हुआ, ठीक है। और राजनीतिक सिद्धांत का उदय कब हुआ, तो आधुनिक काल में 16वीं शताब्दी में इसका उदय आपको दिखाई देता है। साथ ही क्वेश्चन बनता है कि राजनीति क्या है, तो राजनीति एक प्राचीन कला है। राजनीति क्या है, राजनीति प्राचीन कला है। राजनीति क्या है, तो राजनीति जो है वो प्राचीन कला है। क्या है, प्राचीन कला है। तो राजनीति क्या है, वो प्राचीन
कला है। साथ ही ये आप जानते रहिएगा, राजनीति क्या है? प्राचीन कला है। ये बात मैंने आपको बताई। साथ ही एक विचारक हैं, चीनी विचारक, मतलब चाइना के चीनी विचारक, मतलब गुड़ शक्कर चीनी में समझ लियो हैं। तो चीनी विचारक है कन्फ्यूशियस, चीनी विचारक कन्फ्यूशियस और भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य। चीनी विचारक कन्फ्यूशियस और भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य ने राजनीतिक सिद्धांत की अपेक्षा, राजनीतिक सिद्धांत यानी कि जो राज्य का सिद्धांत है, तो राज्य के सिद्धांत की अपेक्षा नीति शास्त्र और शासन कला पर अत्यधिक जोर दिया है। उन्होंने राज्य के सिद्धांत पर जोर नहीं दिया, उन्होंने राज्य सिद्धांत की अपेक्षा नीति शास्त्र और शासन कला पर अत्यधिक जोर दिया है। किन किन ने? भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य और चीनी विचारक कन्फ्यूशियस ने। ठीक है साथियों, चलिए मैं ये रफ कर दूं, इसके बाद लिख रहे हैं। तो साथियों बिल्कुल बने रहिएगा, आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। जैसे जैसे नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते रहिएगा और बार बार इसका रिवीजन करें। जब आप बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी। समझे साथियों? चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था? मैंने आपको बताया कि एक तो है चीनी विचारक कन्फ्यूशियस और एक है भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य। देखिए, मैंने आपको बताया कि राजनीति क्या है? राजनीति एक प्राचीन कला है, राजनीति प्राचीन कला है। लिखिए, चीनी विचारक कन्फ्यूशियस, चीनी विचारक कन्फ्यूशियस और भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य ने राज्य सिद्धांत की अपेक्षा नीति शास्त्र और शासन कला पर अत्यधिक जोर दिया। राज्य सिद्धांत की अपेक्षा नीति शास्त्र और शासन कला पर अधिक जोर दिया। तो मैंने आपको बताया कि चीनी विचारक कन्फ्यूशियस और भारतीय राजनीतिक विचारक, इसे भारतीय राजनीति के जनक भी कहा जाता है, किनको? कौटिल्य को। तो भारतीय राजनीतिक विचारक कौन है? कौटिल्य। तो इनके भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य और चीनी विचारक कौन? चीनी विचारक कन्फ्यूशियस। इन दोनों ने राज्य सिद्धांत की अपेक्षा नीति शास्त्र और शासन कला पर अत्यधिक जोर दिया। ये बात मैंने आपको बताई। मैंने आपको बताया इनके राजनीति का उदय जो हुआ वो कहाँ हुआ? तो यूनान में हुआ और इसका विकास कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। इसका विकास कहाँ पर हुआ? यूरोप में हुआ। राजनीतिक सिद्धांत का उदय कब हुआ? तो इसका उदय कब हुआ? तो आधुनिक काल में 16वीं शताब्दी में इसका उदय दिखाई देता है। मैंने आपको ये भी बताया। राजनीति की जो अंग्रेजी होती है, लिखिए साथियों, राजनीति की अंग्रेजी क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है। राजनीति की अंग्रेजी क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है, जो लैटिन शब्द पॉलिस से निकली है, पॉलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। लिखिए साथियों, लिखिए, राजनीति की अंग्रेजी क्या होती है?
राजनीति की अंग्रेजी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है जो जो लैटिस शब्द पॉलिस से बना है। लैटिस शब्द पॉलिस से बना है, जो लैटिस शब्द पॉलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ एक नगर राज्य, एक नगर राज्य होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? एक नगर राज्य होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पॉलिटिक्स नामक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिस भाषा से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? तो पॉलिस शब्द से लिया गया है। जिसका अर्थ क्या होता है? तो एक नगर राज्य होता है। एक नगर राज्य होता है। अर्थात साथी कहा जाए तो एक नगर राज्य में जितनी भी गतिविधियां होती हैं सब राजनीति कहलाती हैं, या फिर एक राज्य में जितनी गतिविधियां होती हैं सब राजनीति कहलाती हैं। ये सब मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी, ठीक है। तो अरस्तु का जो ग्रंथ था साथियों, अरस्तु का जो ग्रंथ था उसका नाम भी पॉलिटिक्स था। अरस्तु के ग्रंथ का नाम पॉलिटिक्स ही था। अरस्तु के ग्रंथ का नाम पॉलिटिक्स था। अरस्तु के ग्रंथ का नाम क्या था? तो पॉलिटिक्स था। अरस्तु पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीति शब्द का प्रयोग किया। अरस्तु पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने राजनीति शब्द का प्रयोग किया। लिखिए, अरस्तु पहले विचारक थे जिन्होंने राजनीति शब्द का प्रयोग किया। तो अरस्तु पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीति शब्द का प्रयोग किया। जहां जो प्लेटो थे, हमारे प्लेटो के विचारों में हम लोगों को क्या देखने को मिला था? जहां प्लेटो के जो विचार थे, प्लेटो के विचारों में राजनीतिक सिद्धांत और यानी कि राजनीति शास्त्र और जो नीति शास्त्र है उसका मिला जुला स्वरूप दिखाई दिया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो प्लेटो थे, प्लेटो के विचारों में नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र का मिश्रण था। वहीं अरस्तु के विचारों में अरस्तु ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को पृथक किया। अरस्तु ने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र को पृथक किया और राजनीति को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाया। इसलिए अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसलिए अरस्तु क्या कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे कि भाई ये बताइए अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है और प्लेटो को दार्शनिक राजनीतिक विज्ञान क्यों कहा जाता है जनक? तो आप क्या बताएंगे कि सर जो प्लेटो थे, प्लेटो के विचारों में नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र का मिश्रण था, इसलिए हमने उन्हें दार्शनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा। लेकिन अरस्तु के विचारों में नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र को पृथक किया। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र को पृथक किया और राजनीति को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाया। इसलिए हम इसे राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। किनको? अरस्तु को।
ये सभी बातें आप लिखेंगे। समझे साथियों? समझे आप? चलिए, यहां अभी तो जगह है। मैंने आपको बताया कि अरस्तु पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीति शब्द का प्रयोग किया। लिखिए, प्लेटो के विचारों में जहां प्लेटो के विचारों में जहां प्लेटो ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र, जहां प्लेटो के विचारों में राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र नीति शास्त्र का मिश्रण था, इसलिए इन्हें दार्शनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया। वहीं अरस्तु ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को पृथक किया और राजनीति को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक बनाया। इसलिए अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो साथ ही ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अरे आ गई बात आपके समझ में? आ गई है ना? आ गई साथियों आप लोगों के बात समझ में ये वाली? चलिए, तो अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान भी कहा साथियों। अरस्तु ने राजनीति को क्या कहा? अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा। अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने राजनीति को क्या कहा? सर्वोच्च विज्ञान कहा। किसने? अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखें साथियों, 2-3 मिनट की क्लास और रहेगी हमारी। राजनीति को भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है साथियों। अलग अलग विचारकों ने राजनीति को अपने अलग अलग नामों से पुकारा है साथियों। तो राजनीति को हम भिन्न भिन्न नामों से भी जानते हैं। लिखिए साथियों, हम राजनीति को भिन्न भिन्न नामों से भी जानते हैं। लिखिए साथियों, राजनीति को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। लिखिए, यहां पर लिखिए, राजनीति को भिन्न भिन्न
नामों से जाना जाता है, नामों से जाना जाता है, राजनीति को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे साथियों अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीति शब्द का प्रयोग किया, अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग किया। जैसे हमारे कौन है, जैसे हमारे अरस्तु हैं, जैसे हमारे अरस्तु हैं, तो अरस्तु ने क्या कहा, अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग किया, अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग किया, तो अरस्तु ने किस शब्द का प्रयोग किया, अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग किया। एक है विलियम गाडविल, विलियम गाडविल ने राजनीति विज्ञान का प्रयोग किया, राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। विलियम गाडविल ने, विलियम गाडविल ने राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। एक है साथियों फ्रेडरिक पोलक, एक है कौन, फ्रेडरिक पोलक, इन्होंने राजनीति का विज्ञान कहा, इन्होंने, एक है फ्रेडरिक पोलक, इन्होंने क्या कहा, राजनीति को इन्होंने राजनीति का विज्ञान कहा, राजनीति का विज्ञान कहा। राजनीति का विज्ञान किसने कहा, तो फ्रेडरिक पोलक ने कहा। एक है बिस्मार्क, बिस्मार्क ने राजनीति को संभाव्य कला कहा। एक कौन से हैं, एक है बिस्मार्क, बिस्मार्क ने क्या कहा, राजनीति को संभाव्य कला कहा, राजनीति को संभाव्य कला कहा, संभाव्य कला कहा, किसने, बिस्मार्क ने। तो साथ ही मैंने आपको बताया कि राजनीति को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग किया, वहीं विलियम गाडविल ने राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। और एक हमारे फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति का विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, राजनीति का विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। वहीं जो बिस्मार्क हैं, बिस्मार्क ने राजनीति को संभाव्य कला कहा, किसने, बिस्मार्क ने साथियों। और जो हमारे फ्रेडरिक पोलक हैं, फ्रेडरिक पोलक ने राजनीतिक विज्ञान को फ्रेडरिक पोलक ने राजनीतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा, यानी कि राजनीति को किस भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। लिखिए, राजनीति को दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। किसने, फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति को दो भागों में बांटा। नंबर एक उन्होंने बताया सैद्धांतिक राजनीति, नंबर एक कौन सी राजनीति बताई, सैद्धांतिक राजनीति, सैद्धांतिक राजनीति। दूसरा इन्होंने क्या बताया, दूसरा इन्होंने बताया व्यवहारिक राजनीति, व्यवहारिक राजनीति, है ना। पहला इन्होंने बताया सैद्धांतिक राजनीति, दूसरा बताया व्यवहारिक राजनीति। तो जो सैद्धांतिक राजनीति होती है, इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है इसका संबंध राज्य की मूल समस्याओं से है। सैद्धांतिक राजनीति का जो संबंध है वो किससे है, वो राज्य की मूल समस्याओं से है, तो इसका संबंध जो है, इसका संबंध किससे है, तो राज्य की मूल समस्याओं से इसका संबंध है। और ये जो व्यवहारिक राजनीति है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध राज्य की प्रमुख क्रियाकलाप से है,
इसका संबंध किससे है? राज्य की प्रमुख क्रियाकलाप से है, क्रियाकलाप से है। तो साथियों, राजनीति को दो भागों में किसने बांटा? तो फ्रेडरिक पोलक ने बांटा। कौन कौन सी राजनीति? सैद्धांतिक राजनीति, दूसरा व्यवहारवादी यानी कि व्यवहारिक राजनीति। जो सैद्धांतिक राजनीति है इसका संबंध राज्य की मूल समस्याओं से है। सैद्धांतिक राजनीति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध राज्य की मूल समस्याओं से है। और वही जो व्यवहारिक राजनीति बताई, इसका संबंध राज्य के प्रमुख क्रियाकलापों से है, राज्य के प्रमुख क्रियाकलाप से है। ठीक है साथियों, और कल हम बात करेंगे जो राजनीतिक सिद्धांत होता है वो दो प्रकार का होता है, एक व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धांत, एक होता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। सॉरी, एक परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत और एक होता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो कल हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में क्या टॉपिक रहेगा? परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है साथियों, तो जब तक कल ही मैं आपसे विदा चाहता हूं। ये था हमारा इस चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट जो मैंने आपको डिलीवर किया। साथियों, ऐसे ही साथ बनाए रखें, इस क्लास को भी आप उतना ही प्यार देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।